नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल गुरुजी स्टडी अड्डा में। आज हम बीएड थर्ड सेमेस्टर की क्लासेस में द्वितीय प्रश्न पत्र लिंग विद्यालय एवं समाज के अंतर्गत अति लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में अध्ययन करेंगे। आपके सामने है पहला प्रश्न, लिंग से आशय क्या है? उत्तर है लिंग। लिंग अर्थात स्त्री या पुरुष का द्योतक होता है। लिंग भारतीय रचना का प्रमुख तत्व प्रारंभ से रहा है। स्त्री पुरुषों के मध्य आदिम मनुष्यों की सभ्यता के सोपानों पर चढ़ने के साथ साथ स्त्री पुरुषों के मध्य कार्यों का विभाजन किया गया। स्त्रियों को प्रजनन करने तथा मातृत्व के कारण बच्चों की देखरेख और घरेलू कार्यों के प्रबंध का उत्तरदायित्व सौंपा गया तो पुरुष बाहरी कार्य करने लगे और यह कार्य विभाजन ऋण के रूप में चलता आ रहा है, जिसमें स्त्रियों को घर के भीतर की शोभा, बच्चों की देखरेख और धनोपार्जन करने तथा महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए निर्णय लेने का अधिकार पुरुष ने अपने पास रखा। इससे स्त्रियों के प्रति भेदभावपूर्ण व्यवहार का जन्म हुआ, क्योंकि उनकी सहभागिता तथा महत्व सभी क्षेत्रों में नहीं रह गया और आर्थिक अधिकारों पर पुरुषों का एकाधिकार स्थापित हो गया। देखिए दोस्तों, लिंग से आशय क्या है? लिंग से मुख्य रूप से आशय स्त्री या पुरुष दो लिंग से है। इसमें तीसरा लिंग नपुंसक लिंग को नहीं रखा गया है। देखिए दोस्तों, भारतीय समाज में, भारतीय परंपराओं में स्त्री लिंग पुरुष लिंग का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। देखिए दोस्तों, यदि हम बात करें मनुष्य के विकास की शुरुआत से, यानी कि जब मनुष्य आदिम अवस्था में था तब से मनुष्य की सभ्यता के विकास की सोपानों की बात करें तो सबसे पहले दोस्तों जो स्त्रियां थी उस समय और आज भी दोस्तों स्त्रियों की यह स्थिति है कि जो पुरुष वर्ग का एक जो पुरुष है वह एक उच्च वर्चस्व स्थापित शक्तिशाली वर्ग जो है, जो पुरुष सत्ता रहित, पुरुष पितृसत्तात्मक सत्ता है, वह स्त्रियों को बहुत निम्न कोटि के समझते हैं। दोस्तों वह स्त्रियों को सिर्फ एक बच्चे पैदा करने की मशीन समझते हैं और दोस्तों स्त्रियों को सिर्फ घर की शोभा बढ़ाने, बच्चे पैदा करने और उनकी देखरेख करने और दोस्तों उनको घर के घरेलू कामकाज करने, चूल्हा चौका करने, खेती करने इत्यादि कार्यों को लिए उनको बेहतर मानते हैं। और दोस्तों जो बाहरी कार्य थे, जो आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक कार्य थे, उसको पुरुष ने अपने हाथों में हथिया लिया। वह ऐसे कार्य जो घर के बाहर के कार्य थे पुरुष स्वयं करने लगे और दोस्तों ऐसा करते करते एक रूढ़ि बन गई, एक परंपरा बन गई, एक ढर्रा बन गया, जिससे दोस्तों आज भी उसी स्थान पर लोग चले आ रहे हैं, वही कार्य अपनाते आज भी चले आ रहे हैं। इससे दोस्तों यह हुआ कि जो स्त्रियों की स्थिति है वह समाज में बहुत निम्न स्तर की हो गई और दोस्तों पुरुष वर्चस्व स्थापित सत्ता की स्थापना हो गई। यह दोस्तों लिंग और लिंग के बीच में यह विविधता थी। अब दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने, जनसंचार माध्यम का अर्थ क्या है? वर्तमान युग में जनसंचार के माध्यमों का बड़ा ही शैक्षिक महत्व है। जनसंचार के माध्यमों के महत्व को आधुनिक युग में सभी के द्वारा स्वीकार किया जा रहा है। जनसंचार के माध्यम शिक्षा की अनौपचारिक अभिकरण के अंतर्गत आते हैं। जनसंचार हेतु आंग्ल भाषा में मास मीडिया शब्द का प्रयोग किया जाता है। सामान्य रूप से जनसंचार माध्यम का अभिप्राय ऐसे अभिकरणों जिनके प्रयोग से विभिन्न प्रकार की सूचना दूर दूर तक लोगों के पास पहुंचाने का प्रयास करना। जनसंचार के इन साधनों में रेडियो, दूरदर्शन, समाचार पत्र, पत्रिकाएं इत्यादि आते हैं। देखिए दोस्तों, जनसंचार का मतलब यह होता है कि जनसंचार के द्वारा हम 1000 किलोमीटर दूर, लाख किलोमीटर दूर बैठे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपनी सूचना शीघ्रता से, सहजता से तुरंत पहुंचा सकता है। इसे दोस्तों जनसंचार माध्यम कहते हैं। जनसंचार माध्यम को आंग्ल भाषा में दोस्तों मास मीडिया शब्द का प्रयोग करते हैं। जनसंचार माध्यम के द्वारा दोस्तों हम शिक्षा प्रदान करते हैं, शिक्षा प्राप्त करते हैं। देखिए दोस्तों, जनसंचार के माध्यम से हम शिक्षा के अनौपचारिक अभिकरण के अंतर्गत आते हैं। देखिए दोस्तों, जनसंचार जैसे कि आपने यूट्यूब पर इस वीडियो को हमने अपलोड कर दिया, जब मन करे तब आप इसे पढ़ सकते हैं, यानी कि यह शिक्षा के एक अनौपचारिक मुख्य रूप से साधन है। जबकि दोस्तों यदि लाइव वीडियो चलता है तो यह औपचारिक साधन के रूप में आते हैं, लेकिन दोस्तों जो जनसंचार है यह अनौपचारिक अभिकरणों के अंतर्गत आता है। शैक्षिक कार्यक्रम में इसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। दोस्तों जनसंचार हम सूचनाएं को प्रदान करने, सूचनाएं को देने के लिए इसका उपयोग करते हैं। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है आपके सामने, जनसंचार माध्यम की परिभाषा दीजिए। उत्तर है, मनुष्यों के मध्य विचारों के आदान प्रदान का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि मानवीय संबंध संचार पर आधारित होते हैं। परस्पर मानवीय समूहों में एक दूसरे पर प्रभाव डालने हेतु भी संचार के माध्यमों का प्रयोग करते हैं। संचार को और अधिक स्पष्ट हेतु कुछ परिभाषाएं दृष्टव्य हैं।
देखिए दोस्तों, अपने विचारों का एक दूसरे व्यक्तियों के बीच संप्रेषण करने, अंतःक्रिया करने के लिए जब हम संचार के माध्यमों का उपयोग करते हैं तो उसे हम जनसंचार माध्यम कहते हैं। जनसंचार माध्यम में जैसे मोबाइल फ़ोन हो गया, लिंगवा फ़ोन हो गया, रेडियो हो गया, टेलीविज़न हो गया इत्यादि माध्यम को हम जनसंचार माध्यम कहते हैं। लेकिन दोस्तों कुछ परिभाषाएं हैं। सुमरी के अनुसार संचार सूचना, आदर्शों एवं अभिवृत्तियों का एक व्यक्ति से दूसरे तक पहुँचाने की कला है। देखिए दोस्तों, सुमरी महोदय वही कहते हैं कि अपनी सूचनाएं दूसरे व्यक्तियों तक पहुँचाने, दूसरे की सूचनाएं अपने तक लेने के लिए जो माध्यम होता है, जो साधन होता है, वह जनसंचार होता है। दूसरा पॉइंट है डॉक्टर गोकुल चंद पांडे के अनुसार संचार व्यक्त अथवा अव्यक्त रूप से सूचनाओं का संप्रेषण एवं स्वीकार है, यानी कि सूचनाओं का आदान प्रदान ही संचार है। अब देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने, समुदाय का महत्व एवं कार्य बताइए। पहला पॉइंट है सामाजिक विकास का कार्य एवं महत्व। समुदाय का मुख्य कार्य होता है कि सामाजिक रूप से सभी का विकास हो। दूसरा पॉइंट है अन्य उपकरणों से सहयोग विषय कार्य किया जाए। तीसरा पॉइंट है व्यवहारों तथा गतिविधियों पर नियंत्रण किया जाए। समुदाय का यह मुख्य रूप से कार्य होता है। चौथा पॉइंट है आदतों तथा विचारधाराओं का निर्माण किया जाए। पांचवा पॉइंट है रीति रिवाजों, मान्यताओं तथा संस्कृति का निर्माण किया जाता है समुदाय के द्वारा। कोई भी रीति रिवाज, कोई भी मान्यताएं एक दिन में विकसित नहीं होती हैं। जब आप कोई भी कार्य करते हैं समाज के द्वारा, विभिन्न व्यक्तियों के द्वारा, अधिक से अधिक व्यक्तियों के द्वारा जब आपकी मान्यताओं को स्वीकार कर लिया जाता है और यह एक परंपरा बन जाती है तो इसे दोस्तों रीति रिवाज या मान्यता या संस्कृति कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, छठवां पॉइंट है शिक्षा विषयी कार्य एवं महत्व। समुदाय का मुख्य कार्य होता है कि शिक्षा विषयी कार्य करें। सातवां पॉइंट है व्यवसायिक विकास का कार्य एवं महत्व। समुदाय का मुख्य कर्तव्य होना चाहिए कि वह व्यवसाय का विकास करे, व्यवसाय का कार्य करे, सभी व्यक्तियों को व्यवसायिक शिक्षा प्रदान करें। अगला प्रश्न है दोस्तों, लैंगिकता हेतु शिक्षा में समुदाय की भूमिका क्या होनी चाहिए। पहला पॉइंट है स्त्रियों की उन्नति हेतु प्रयास। देखिए दोस्तों, स्त्रियों की स्थिति आज भी समाज में बहुत निम्न स्तर तक है। इनकी स्तर को बढ़ाने का प्रयास लैंगिकता हेतु शिक्षा में समुदाय की मुख्य भूमिका होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है सामाजिक बुराइयों का अंत। समाज में व्याप्त विभिन्न जो बुराइयां हैं उसका अंत किया जाए। तीसरा पॉइंट है जागरूकता फैलाई जाए। चौथा पॉइंट है शिक्षा का प्रसार किया जाए, स्त्री शिक्षा का प्रसार किया जाए, क्योंकि दोस्तों आज भी बहुत सारी स्त्रियां ऐसी हैं जो शिक्षा लेने से वंचित रह गई हैं। और दोस्तों समाज में हमारे घर के, हमारे गांव के ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में कुछ दोस्तों यह मान्यताएं हो गई कि स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार नहीं है, यदि यह पढ़ लिख जाएंगी तो समाज के लिए गलत होगा। और दोस्तों विभिन्न कारण आप जानते होंगे। छठवां पॉइंट है स्त्रियों की शैक्षिक उन्नति हेतु विशेष प्रबंध करना। स्त्रियों की शिक्षा के लिए प्रयास करना समुदाय का मुख्य कार्य होता है। सातवां पॉइंट है व्यावसायिक शिक्षा पर बल देना, क्योंकि व्यावसायिक शिक्षा के माध्यम से ही हम भोजन पानी या रोटी या ज्ञानार्जन प्राप्त करते हैं और दोस्तों हमारा जीविकोपार्जन चलता है। अगला प्रश्न है आपके सामने, माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53। उत्तर है माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर थे, जिनके नाम पर इस आयोग को डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर के नाम से भी जाना जाता है। आयोग ने स्त्रियों की औपचारिक शिक्षा की उन्नति हेतु सुझाव निम्न प्रकार से दिए। देखिए दोस्तों, 1952-53 में स्त्रियों के लिए शिक्षा में पहला पॉइंट है बालिकाओं के लिए गृह विज्ञान के शिक्षण की अनिवार्य रूप से व्यवस्था की जाए, यानी कि बालिकाओं को गृह विज्ञान की शिक्षा दी जाए ताकि अधिकतर बालिकाएं घर के कार्य को अच्छे से संभाल सके, कर सकें, इससे वह अपना जीविकोपार्जन भी कर सकें। दूसरा पॉइंट है मांग के अनुरूप बालिकाओं के पृथक विद्यालयों की स्थापना, यानी कि दोस्तों बालिकाओं के लिए एक अलग विद्यालय खोले जाए जिसमें सिर्फ महिलाएं या जिसमें सिर्फ बालिकाएं ही पढ़ें। तीसरा पॉइंट है बालिकाओं तथा अध्यापिकाओं की विशिष्ट आवश्यकताओं की संतुष्टि हेतु सहशिक्षा संस्थाओं में सुनिश्चित स्थितियों के निर्माण विषयी सुझाव दिए जाए कि जो ऐसे पाठ्यक्रम बनाया जाए जो बालिकाओं के लिए अधिकतर लाभप्रद हो। और दोस्तों बालिकाओं के अलग विद्यालय की स्थापना की मांग इसलिए की गई क्योंकि दोस्तों अधिकतर घर वाले अधिकतर सामाजिक रूढ़िवादिता की वजह से, सामाजिक रूढ़ियों की वजह से, समाज में व्याप्त बुराइयों की वजह से घर के जो मेंबर होते हैं, जो सदस्य थे, वह बालिकाओं को एक ही विद्यालय में भेजने के लिए सहमत नहीं होते थे। इसलिए वह चाहते थे कि बालिकाओं के लिए एक अलग विद्यालय हो जिसमें सिर्फ महिला शिक्षिका ही हो, सिर्फ बालिकाएं ही पढ़ें। अब देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है आपके सामने, सहशिक्षा की क्या विशेषता होती है। उत्तर है यह शिक्षा में समानता की प्रतीक है। दूसरा पॉइंट है यह मानवीय गुणों को बालक एवं बालिकाओं में उत्पन्न करती है। तीसरा पॉइंट है यह प्रमुख मानवीय व्यवहार को परिवर्तन करने में सहायक है। चौथा पॉइंट है यह पूर्ण विकास में सहायक है।
5वां पॉइंट है, संसार में स्त्री पुरुषों को परस्पर कंधों से कंधा मिलाकर आगे बढ़ने में मदद करती है शिक्षा। 6वां पॉइंट है, बालक एवं बालिकाएं एक दूसरे को प्रभावित करने के लिए अच्छे से अच्छा प्रदर्शित करते हैं। 7वां पॉइंट है, महिला अध्यापकों की कमी को दूर करने में सहायक है। देखिए दोस्तों, सहशिक्षा की मुख्य विशेषता यह होती है कि सहशिक्षा के अंतर्गत बालिका और बालक को एक ही विद्यालय में एक ही शिक्षक के द्वारा एक ही छत के नीचे एक ही पाठ्यक्रम को एक समय में पढ़ाया जाता है, इसे हम सहशिक्षा कहते हैं। देखिए दोस्तों, जब सहशिक्षा के अंतर्गत बालक और बालिका एक साथ पढ़ेंगे तो उनके अंतर्गत जो समाज में व्याप्त रूढ़िवादिता है उनको दूर होने में आसानी होगी। और दोस्तों, जब बालक बालिका एक ही शिक्षा में एक ही कक्षा में पढ़ेंगे तो महिला अध्यापकों की जो कमी है दोस्तों, इसको पूरा किया जा सकता है। आसानी से बालक बालिकाओं को, जो बालक बालिकाएं होंगे, एक दूसरे को प्रभावित करेंगे, जिससे अच्छा प्रदर्शन माना जाता है। अब देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने, लिंग असमानता की चुनौती एवं जाति। देखिए दोस्तों, लिंग असमानता की चुनौती एवं जाति की क्या भूमिका है। लिंग असमानता की दृष्टि से जाति की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। इस क्षेत्र में यदि देखा जाए तो सभी जातियों में लिंग असमानता व्याप्त है, परंतु उच्च जातियों में अधिक दहेज प्रथा होने के कारण तथा दूसरा विवाह निषिद्ध मानने के कारण लिंग असमानता अधिक पाई जाती है। इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि निम्न वर्ग की महिलाएं प्रारंभ से ही किसी न किसी कार्य से जुड़ी होती हैं। वे असंगठित वर्ग में अधिक कार्य करती हैं। यद्यपि शैक्षिक स्तर उनका कम होता है, परंतु श्रमिक वर्ग के रूप में वे कार्यरत रहती हैं। घरेलू नौकरों के रूप में, विभिन्न कारखानों में श्रमिक वर्ग के रूप में, छोटे छोटे हस्त उद्योगों के रूप में वे कार्य से जुड़ी रहती हैं। इसके अतिरिक्त वे पुनर्विवाह भी सरलता से कर लेती हैं, क्योंकि उनके जातियों में इस बात को सम्मान से नहीं जोड़ा जाता है। उच्च जातियों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा कायस्थों आदि में पुनर्विवाह कम देखे जाते हैं। क्षत्रिय समाज में तो इसे बहुत अधिक सम्मान से जोड़ लिया जाता है। क्षत्रिय समाजों में अधिक भ्रूण हत्या भी होती है। क्षत्रिय पुरुष अपने को शक्ति का प्रतीक मानते हैं, वे अपने आप को राजाओं का वंशज मानते हैं। वहाँ महिला लिंग से अधिक भेदभाव व्याप्त है। देखिए दोस्तों, लिंग असमानता की दृष्टि से चुनौतियाँ बहुत अधिक हैं, क्योंकि दोस्तों जो उच्च जाति के लोग हैं वह अधिकतर लिंग असमानता को बढ़ावा दे रहे हैं। और दोस्तों, जो निम्न जाति की महिलाएं हैं, जो मजदूर वर्ग की महिलाएं हैं, वह भी लिंग असमानता की शिकार हो जाती हैं। और दोस्तों, जो निम्न वर्ग की महिलाएं हैं वह आसानी से पुनर्विवाह भी कर लेती हैं। उच्च वर्ग की महिलाएं, जो उच्च वर्ग के व्यक्ति होते हैं, वह मतलब कि लिंग असमानता से अधिकतर घिरे रहते हैं, लेकिन दोस्तों वह अंतरजातीय विवाह नहीं अपने अंतरजातीय विवाह करते हैं, बिना अंतरजातीय विवाह नहीं करते हैं। और दोस्तों, जातियों से संबंधित विभिन्न असमानताएं आपको देखने को मिलती हैं। और दोस्तों, जो क्षत्रिय वर्ग का समाज होता है वह क्षत्रिय अपने को राजाओं का वंशज, अपने को सूर्यवंशी मानते हैं। दोस्तों, ऐसी इसलिए इन्होंने अपने को एक उच्च स्थापित वर्चस्व शक्तिशाली व्यक्ति माना है। इसलिए दोस्तों इन्होंने महिलाओं का स्थान नगण्य कर रखा है। और दोस्तों, यह अधिकतर इन्हीं के जात में जो भ्रूण हत्याएं होती हैं, और दोस्तों इससे जातियों में विभिन्नता पैदा होती है। अब देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने, लिंग असमानता की चुनौती में धर्म की क्या भूमिका है। यदि दोस्तों लिंग असमानता की चुनौती में धर्म की भूमिका महत्वपूर्ण है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई 4 प्रमुख धर्म हैं, जिसमें हिंदू मुस्लिम धर्म में लिंग असमानता पूर्णतः व्याप्त है। हिंदुओं में विवाह को एक धार्मिक बंधन माना जाता है, जबकि मुस्लिमों में समझौता। हिंदुओं में दहेज प्रथा, सती प्रथा, बाल विवाह जैसी कुरीतियां सदियों से व्याप्त रही है। मुस्लिम समुदाय में भी हिंदुओं की भांति बाल विवाह तथा दहेज प्रथा का प्रचलन शुरू हो गया। हिंदू मुस्लिम दोनों ही धर्मों में महिलाओं को दोयम दर्जों पर रखा जाता है। परिवार तथा समाज में पुरुषों को विशेष महत्व दिया जाता है। ईसाई समुदाय में महिलाओं को लिंग असमानता का सामना कम करना पड़ता है। ईसाइयों में महिलाओं को जीवन साथी चुनने की भी स्वतंत्रता प्राप्त है। सिख महिलाओं में भी महिलाओं को स्वतंत्रता प्राप्त होती है। लिंग असमानता की दृष्टि से ईसाइयों और सिखों में स्थिति हिंदुओं और मुस्लिमों की तुलना में अच्छी है। पितृसत्तात्मक सत्ता सभी समाजों में पाई जाती है। देखिए दोस्तों, लिंग असमानता की चुनौती में यदि धर्म की भूमिका की बात करें तो मुख्य रूप से 4 धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। और दोस्तों, हिंदू में अधिकतर धर्म की मुख्य भूमिका होती है लिंग असमानता में, जिसमें दोस्तों बालिकाओं के लिए दहेज प्रथा। दोस्तों, लड़के क्यों दहेज नहीं देते हैं? क्यों लड़कियां ही दहेज देती हैं। सती प्रथा में सिर्फ महिलाएं ही सती होंगी, क्यों पुरुष सती नहीं होंगे। बाल विवाह जैसे दोस्तों कुरीतियां सदियों से व्याप्त हैं, जिसमें दोस्तों लिंग असमानता की चुनौती में धर्म की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह दोस्तों हिंदू धर्म में अधिकतर अपनाया जाता है। मुस्लिम समुदाय भी हिंदुओं की भांति बाल विवाह कर रहा है। अब देखिए दोस्तों, आगे देखिए दोस्तों, मुस्लिम दोनों धर्मों
दोनों धर्मों के लोग महिलाओं को दोयम दर्जे पर, एक अलग दर्जे पर, हाशियों पर रखते हैं। और दोस्तों परिवार तथा समाज में पुरुषों का विशेष वर्चस्व स्थापित है। और दोस्तों जो ईसाई वर्ग है, ईसाई वर्ग हिंदू और मुस्लिम और सिख की अपेक्षा महिलाओं को अधिकतर स्वतंत्रता प्रदान करता है। वह अपने आप को, महिलाओं को जीवन साथी स्वयं से चुनने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। लेकिन दोस्तों ऐसा हिंदू, मुस्लिम, सिख में नहीं देखा जाता है। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने, लिंग असमानता की चुनौती में संस्कृति की क्या भूमिका है, सभ्यता की क्या भूमिका है। उत्तर है लिंग असमानता की चुनौती में संस्कृति की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। संस्कृति की दृष्टि से देखा जाए तो अनुसूचित जाति में सवर्णों की अपेक्षा कम लिंग असमानता व्याप्त है। सवर्णों की जात का मतलब दोस्तों जो उच्च वर्ण के जाति हैं, जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। देखिए दोस्तों आगे है लिंग असमानताओं का सामना अनुसूचित जनजातियों को भी करना पड़ता है। वैसे तो इन जनजातियों में लिंग असमानता नहीं है, परंतु अच्छे जीवन के प्रति जब जनजाति महिलाएं आकर्षित हो जाती है तो किसी सभ्य कहे जाने वाले पुरुष या अधिकारी के मोहजाल में फंस जाती है तो इनको समाज से बहिष्कार कर दिया जाता है। तब इनके पास वेश्यावृत्ति के अतिरिक्त अन्य कोई चारा नहीं होता। सभ्य समाज में यह रखैल के रूप में बच्चों को जन्म देती है तो इनके समाज में इनका पुनर्वास और कठिन हो जाता है। शहरी संस्कृति की अपेक्षा ग्रामीण संस्कृति में भी लिंग असमानता तथा रूढ़ियाँ अधिक पाई जाती हैं। देखिए दोस्तों लिंग असमानता की यदि बात करें तो संस्कृति की, सभ्यता की बात करें तो अधिकतर देखिए दोस्तों अनुसूचित जनजाति की जो महिलाएं होती है, जो पिछड़ी वर्ग की जात की महिलाएं होती है, यदि वह बड़े वर्ग, सवर्ण वर्ग के मोहजाल में, प्रेम जाल में यदि फंस जाती हैं तो वे दोस्तों ऐसा मिसयूज करके छोड़ देते हैं। तो जो ऐसे महिलाएं होती हैं यह समाज से भी वंचित हो जाती है। समाज के जो विभिन्न वर्ग के लोग हैं उनको यह मान्यता नहीं देते, वो समाज के विरोध, समाज के मान्यता प्राप्त गतिरोध के विरोध के अंतर्गत वो दोस्तों मानते हैं। यानी कि दोस्तों उन्हें सामाजिक मान्यता प्रदान नहीं करते हैं, जिससे वो समाज में अत्यधिक कठिनाई महसूस करती हैं। और दोस्तों लिंग असमानता में विभिन्न रूढ़ियाँ, विभिन्न परंपराएं पाई जाती हैं। अब दोस्तों अगला प्रश्न है आपके सामने, लिंग असमानता की चुनौती में जनसंचार एवं प्रसिद्ध संस्कृति की भूमिका क्या होती है। उत्तर है लिंग असमानता की चुनौती में जनसंचार एवं प्रसिद्ध संस्कृति का विशेष महत्व है। जनसंचार माध्यम यदि महिलाओं की वास्तविक स्थिति को व्यक्त करे तथा महिलाओं की सकारात्मक छवि को प्रस्तुत करे तो लिंग असमानता को कम किया जा सकता है। वर्तमान समय में महिलाओं संबंधी अपराधों में जनसंचार साधनों भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इंटरनेट तथा मोबाइल के माध्यम से महिलाओं की अश्लील फिल्में बनाई जा रही हैं तथा उन्हें ब्लैकमेल करके महिलाओं का शोषण किया जा रहा है। मीडिया द्वारा महिलाओं की अर्धनग्न तस्वीरें छापी जा रही हैं। इस प्रकार महिला संबंधी शोषण तथा अत्याचार की पृष्ठभूमि तैयार हो जाती है। देखिए दोस्तों लिंग असमानता की चुनौती में जनसंचार अत्यधिक भूमिका निभा रहा है। जनसंचार के माध्यम से दोस्तों महिलाओं की अश्लील फिल्में बनाई ली जाती हैं और दोस्तों उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है, उनका MMS बना लिया जाता है दोस्तों, जिससे और दोस्तों मास मीडिया के माध्यम से, विभिन्न माध्यम से महिलाओं को ऐसे तस्वीरें छापी जा रही हैं कुछ जो समाज में अनेक बुराइयों के व्याप्त हो रही हैं, अनेक बुराइयां फैला रही हैं, जिससे दोस्तों समाज में गतिरोध उत्पन्न हो रहा है। और दोस्तों अधिकतर जो हानिकारक तत्व हैं वह सक्रिय हो रहे हैं। देखिए दोस्तों जो जनसंचार माध्यम है वह फायदा व नुकसान दोनों है इसके लिए।